नमस्कार साथियों, हिंदी के साहित्य से संबंधित चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी की प्रसिद्ध राजनीतिक रचना महाभोज। अब तक की कथा में हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों में ही सरोहर गांव को लेकर काफी सरगर्मी है। दोनों ही सरोहा गांव के वोट पाना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की सभा होती है और उसके बाद जैसे ही वर्तमान मुख्यमंत्री अब सभा में घरेलू उद्योग योजना की घोषणा करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू को लगता है जैसे पूरा माहौल दा साहब की यानी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी तरफ हो गया। वो अपने सहयोगियों काशी और बिहारी बाबू से बात कर लें। बस उसी वार्तालाप से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। पूर्व की कथा आप सुनना चाहते हैं पूर्व का तो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैंने लगा दी। और हाँ, चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएं चाहे वो किसी भी विधा की हो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी और पूरी मिलेंगी। ठीक, सुकुल बाबू के चेहरे पर स्पष्ट कौतूहल उभर आया और बिहारी भाई चाहकर भी उदासीन नहीं रह सके। पूछा किसी से कुछ नहीं, पर दोनों की उत्सुक नजरें काशी के चेहरे पर टिक गई। देखो, जोरावर वाले वोट ही सबसे बड़ी ताकत है दा साहब की। 35% सॉलिड वोट, एक नहीं टूटता इनमें से। तो ये कौन कह रहे हैं? काशी। अब बिहारी कहेंगे और क्या, सो तो है ही, इन्हीं के चक्कर में तो इंसानियत को सूली पर चढ़ा रखा है उस गीता के भक्त और बापू की औलाद ने, यानी दा साहब ने। पर तुम उसमें क्या कर लोगे? बचे हुए 65% वोट दिलवा दोगे अपनी आचार वाली राजनीति से या मूक विरोध से? खीज और कुढ़न जरा भी कम नहीं हुई बिहारी भाई के स्वर में से। काशी क्या कहते हैं? नहीं, उसमें से भी 20-25% तो ले ही जाएंगे दा साहब इस योजना के चक्कर में, पर हाँ, इससे ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे इस तबके के। ये तबले नहीं है, तबके के। कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ते चले जाते हैं तो गलत भी हो जाता है, लेकिन ये तबले नहीं है, तबके के। जमा खातिर रखो तुम, सो भी बहुत जोर मारा तो वो इंतजाम हम कर दिए हैं। और अपने इंतजाम से बेहद संतुष्ट होकर उन्होंने डिबिया में से 2 पान निकाले, बाएं गाल में दबा ली, उंगली से जरा सा चूना भी चाटा। 35 जमा 25 वाले सीधे से हिसाब के बाद जमा खातिर रखने के लिए बचा ही क्या था। सो बिहारी बाई ने शरीर फिर सोफे की पीठ के हवाले कर दिया। लेकिन सुकुल बाबू समझ गए कि काशी के पास है जरूर कुछ कहने के लिए, पर अपनी आदत के अनुसार कहेगा टंगा हंगाकर ही। उन्होंने स्वर में आदेश का पुट घोलते हुए इतना ही कहा, काशी, हमने जोरावर को तैयार कर लिया है खड़ा होने के लिए। आखिरी दिन अपना नामांकन पत्र भरेगा। एक धमाका सा करके पीक थूकने के लिए काशी भीतर चले गए। सुकुल बाबू और बिहारी भाई अवाक। काशी की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है भला? दा साहब के बूते पर जोरावर मनमानी करता है और जोरावर के बूते पर ही दा साहब अपने पांव के नीचे जमीन महसूस करते हैं। जोरावर विरोध में क्या खड़ा होगा भला? काशी लौटकर आए तो सुकुल बाबू ने पूछा, तुमने तैयार किया खड़ा होने के लिए? और हो गया? हो गया। हम खुद नहीं गए उसके पास, हमने तैयार करवाया। उसे मालूम नहीं कि इन 2 घटनाओं के बाद जान फंसी हुई है उसकी दा साहब की मुट्ठी में। यही तो समझाया उसे कि यहीं रहा तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी दा साहब की। पैसे भी दो, अंगूठे के नीचे भी रहो। एक बार जीतकर विधानसभा में पहुंच जा, फिर दा साहब को मुट्ठी में रखना। बस बात गली उतर गई उसके। फिर थोड़ा रुक कर बोले, जाट आदमी है, ऊपर से पैसे ने भेजे में गर्मी भर रखी है बुरी तरह। गुलामी करना तो दूर, गुलामी की बात भी रास नहीं आती उसे। फिर दा साहब की इस घरेलू वाली योजना से बहुत भड़का हुआ है। समझवा दिया उसे कि दा साहब जड़ काटने पर लगे हैं। जितना फायदा उठाना था उठा लिया तेरा। पूरी तरह विश्वास ना होने पर भी दिमाग आंकड़ों में उलझ गया सुकुल बाबू का। स्थिति का नया नक्शा उभरने लगा मन में। पर बिहारी भाई बिल्कुल तटस्थ ही हैं सारी स्थिति से। न विश्वास जम पा रहा और न कोई नक्शा उभर पा रहा है। बस अब खेत मजदूरों और हरिजनों को अपनी तरफ करने का काम जोर शोर से करो। योजना का पैसा सरकार से लें और वोट हमको दें। पिछले चुनाव में जैसा हमारे साथ हुआ ठीक वैसा ही दा साहब के साथ करवा दो। इस बार हो जाएगा। यह योजना ठीक है। बाकी बड़ी निराशा है, लोगों में दुखी है इस सरकार से। लोगों में फैली निराशा की बात से बड़ी आशा जागी सुकुल बाबू के मन में। उत्साहित होकर बोले, अब एक ऐसी रैली करवा दो जैसी इस प्रांत के इतिहास में ना हुई हो। देखते रह जाएं दा साहब, पैसा पानी की तरह बहाना भी पड़े तो कोई चिंता नहीं। सो काम बिहारी बाबू का, पैसे दे देकर लोग जुटा देंगे ढेरों।
आपके समय में इस काम की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। इनकी किराए के लोगों की सभा रैलियां कराने में माहिर हैं। पहली बार काशी ने भी जमाया बिहारी भाई को तो डपट दिया सुकुल बाबू ने। वे नहीं चाहते थे कि इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर किसी तरह का मन मुटाव हो। इस समय जरूरत है इस समय एक होकर और मिलकर काम करने की। बिहारी भाई को बढ़ावा देते हुए बोले तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बिहारी भाई ने वो रैलियां और सभाएं सभाएं करवाई हैं कि मैं खुद दंग रह गया। आज शाम को पार्टी मीटिंग है, सबके साथ मिलकर योजना बना डालो और जुट जाओ। वैसे प्रचार तो हो ही रहा है रैली का भी। बिंदा को फोड़ सको तो काम और आसान हो जाए। सुना है विशु ने जो प्रमाण जुटाए थे आगजनी की घटना से वे अब बिंदा के पास हैं, पर हाथ नहीं रखने देता ससुरा किसी को। खुद ही भाग दौड़ कर रहा है इस केस को फिर से खुलवाने की। सुकुल बाबू सुन चुके हैं यह सब बात और कोशिश भी करवा चुके हैं भरपूर। बिंदा को तो बहुत आश्वासन भी दिया, प्रमाण दे दे वे सब तरह से मदद करवाएंगे, पैसे से भी और दूसरी तरह से भी। विधानसभा में धज्जियां भी करवा देंगे और दिल्ली तक तहलका मचवा देंगे। पर वह तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, इसीलिए काशी की बात सुनकर इतना ही कहा, मूर्ख है, अपना हित अहित नहीं मालूम उसको। मूर्ख नहीं है काशी, हंसे काशी। हाँ, आपका हित जरूर नहीं जानता। तभी नौकर ने आकर सूचना दी, खाना तैयार है। सबसे पहले काशी उठे, बिहारी भाई के पीछे जाकर उन्होंने कंधा दबाकर बोला, चलो अब गर्मा गर्म भोजन के साथ रैली की बातचीत करते हैं और कुछ चाहे हमसे ना हो, हाँ, एक पोस्टर लेकर जरूर बैठ जाएंगे ट्रक में और रास्ते भर नारा गुहारते रहेंगे। मतलब काशी भाई कूल माइंडेड व्यक्ति है ना, वो उत्तेजित नहीं होते। और बिहारी भाई का हाल वैसा ही है जैसे उधर लखन सिंह का है दास साहब की पार्टी में। क्या कह रहे हैं कि हमसे कुछ और ना हो, एक पोस्टर लेकर बैठ जाएंगे ट्रक में और रास्ते भर नारा गुहारते रहेंगे। बिहारी भाई की उदासीनता गर्म भोजन से टूटी या कि बड़ी गर्मजोशी से हुई रैली की तैयारी की बात से, पर वहां से निकलते समय वे भी अपनी पूरी फॉर्म में आ गए थे। आज सवेरे से ही थाने की बड़ी जोर शोर से सफाई हो रही है। टीन की कुर्सियां हटाकर लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं, उन पर गद्दियां भी बिछी हुई हैं, दो बेंचें और डाली गई हैं। सजावट के नाम पर दीवार पर 2 कैलेंडर टांगे, एक शिव पार्वती का, दूसरा भारत माता का। भारत माता के एक और चरखा काटते हुए गांधी जी तो दूसरी ओर तिरंगा लिए जवाहरलाल। गांधी नेहरू को देश एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। चप्पे चप्पे में वे आपको विराजमान मिलेंगे, चाहे निर्जीव तस्वीरों के रूप में ही सही। थानेदार से लेकर चौकी तक सब कलफ लगी वर्दियां निकल आई हैं। वर्दी में लगे पोतन के बटन बक्सुए ब्रासो लगाकर चमकाए गए। सब एकदम लगदग चुस्त दरो। सब कुछ भी कहे कितनी भी जी गांधी और नेहरू को गाली दे ले ये देश, लेकिन अब आप देखते हैं किसी भी कार्यालय में जाइए फोटो आपको उन्हीं की मिलेगी। और ये एक व्यक्ति की उपलब्धि है, व्यक्तिक उपलब्धि तो ये है ही ना। कितने लोग हैं हम में से जिनकी फोटो घर में भी नहीं टांगते। कुछ समय बाद तो पता है क्या होता है, मरने के बाद थोड़े दिनों ही फोटो टांग दें, फिर वो लगता है कि यार इससे तो घर की सजावट, उसको भी हटा देते। ज्यादा से ज्यादा एक पीढ़ी पूज लेगी, लेकिन कुछ तो गांधी और नेहरू ने किया ही है कि देश उन्हें आज तक पूज रहा है। गाली कितनी भी दे लो, वो तो फिर स्वतंत्रता है। वैसे तो थाने के नाम पर है ही क्या, एक बरामदा, कोठरी नुमा, 2 छोटे छोटे कमरे। पीछे अब देखिए इसमें विस्तार है तो फटाफट पढ़ते हुए। पीछे कच्चा आंगन है जिसे दूसरे सिरे पर सुरंग नुमा एक पतली लंबी सी कोठरी है, अंधेरी, सीलन और बदबू से भरी हुई। 30 गांवों की शांति सुरक्षा का भार इसी थाने पे। कितने गांवों का? 30 गांवों का। 30 गांवों में अमन चैन रहे, इसलिए गड़बड़ फैलाने वाले तत्व 20-25 की संख्या में हमेशा इस सुरंग में बंद रहते हैं। वे तत्व गाते गाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जुआ खेलते समय झगड़ा हो जाने पर खुलकर मारपीट भी करते हैं। पर आज सबको सख्त हिदायत दी गई है कि किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा। जो भी बोलेगा रात को बैंत से उसकी धुनाई होगी। थाने के सामने जो कच्चा आहता है वहां बाल्टी भर भर कर पानी का छिड़काव कर दिया गया, जिससे धूल जम जाए, वरना जून की इस गर्मी में सारे दिन धूल धक्कड़ ही तोड़ता रहता है। यहाँ के लोगों को तो आदत है, पर शहर के लोगों को तो परेशानी हो ही सकती है। दास साहब के खास आदेश पर एसपी सक्सेना आ रहे हैं। सरोगाहा गांव में कौन आता है? एसपी सक्सेना। खास कचहरी बैठेगी, शायद 2-3 दिन लग जाएं, सबके बयान होंगे। फिर से गांव में खासी चर्चा है इस बात की। दास साहब कहकर गए थे कि वे बयान लेने के लिए किसी बड़े अफसर को भेजेंगे। अब जिसको जो कहना हो कहे, डरने की कोई बात नहीं, सबकी बात सुनी जाएगी, उस पर गौर किया जाएगा। एसपी कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत बहुत बड़ा अफसर होता है पुलिस का। बड़े अफसर की नजर भी बड़ी पैनी होती होगी, सब भांप लेगा। अब विशु की मौत की असलियत का पता लगेगा। पहले की तरह बात गोलमोल होकर नहीं रहेगी। पहले ऐसी खास कचहरी बैठी ही कब थी। इस बार तो दास साहब ने खुद आदेश दिया है। बात के सच्चे निकले दास साहब। यह नहीं कि कहने को तो कह दिया और बात आई गई होगी, कहा तो करके भी दिखा दिया। लोगों के मन में बड़ा आदर जाग रहा है दास साहब के लिए, वरना गरीब के लिए कौन इतना सोचता है। आज जिन लोगों के बयान होने उनके पास थानेदार ने पहले से ही सूचना भिजवा दी। जोगेश्वर साहू, महेश बाबू, हीरा और बिंदा के बयान होंगे आज। महेश बाबू तो पढ़े लिखे आदमी है, बात को और बात की अहमियत को समझते हैं। वैसे बयानबाजी के इस झमेले में वे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते थे, पर
विशु रोज उनके यहाँ आकर बैठता था, घंटों उनसे बतियाता था। सो पूछताछ तो उनसे होनी ही थी। थानेदार को भरोसा है कि चाहे अन्न खाते हुए ही आए पर वे समय पर पहुंच जरूर जाएंगे। बाकी तीनों को ठोक बजाकर कह दिया कि 8 बजे ही थाने पर पहुंच जाएं। इस खास कचहरी में गांव वालों की बेशुमार दिलचस्पी देखकर सख्त हिदायत कर दी गई थी सबको कि भीड़ नहीं लगनी है थाने के पास। यह कोई नौटंकी का तमाशा नहीं है कि जिसे देखो मुंह उठाकर देखने चला आ रहा है। पर इन गांव वालों को लाख समझाओ, भेजे में घुसती ही नहीं कोई बात। 8 बजते बजते हीरा और जोगेश्वर के साथ 20-25 लोग आ ही गए। थानेदार ने झिड़का तो बोले, यहां से दूर बैठेंगे सरकार, बैठने दो। और वे थाने से दूर खुले मैदान में घने पेड़ की छाया में झंड बनाकर बैठ गए। कोई और मौका होता तो धकिया देता थानेदार, पर आज गम खा गया। ऊपर से आदेश आया हुआ है किसी के साथ किसी तरह की कोई सख्ती ना बरती जाए। ठीक है, उसका क्या है, वह कुछ भी करेगा, कहेगा नहीं। इन देहातियों से पाला पड़ेगा तो एक ही दिन में पता चल जाएगा। शहरी लोग भले ही नरमी से काबू में आ जाते हो, पर ये देहाती बुच्च डंडे के बिना कोई रास्ता पर ला सकता है ना भला। अब इस बिंदा को ही देखो, अभी तक पता नहीं है साले का। अजीब सिरफिरा है ये आदमी। देहात का आदमी जब एक बार शहर की हवा खा लेता है तो फिर बिल्कुल लाट साफी समझने लगता है अपने को। मेरी तो किरकिरी करवा कर रख देगा। थानेदार के हुक्म पर आदमी आए नहीं, थानेदार हुआ साला। खैर छोड़ो, मेरा क्या है, सख्ती का हुक्म होता तो मुश्के बंधवा कर ले आता उस हरामी को। अब नरमी से बुलाएं एसपी साहब खुद। तो ये थानेदार की अपनी बात है। 2 बार आए हुए लोगों को आगाह कर चुका है थानेदार, पर जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा, तसल्ली नहीं हो रही, तो एक बार फिर गया और सख्त हिदायत दी। जैसे ही एसपी साहब की जीप अहाते में घुसे, बतकही एकदम बंद, बिल्कुल चुप। जिसका बयान होना है वही भीतर आएगा और एकदम इकल्ला। बाकी लोग यहां से हिलोगे भी नहीं, समझे। यह नहीं कि भीतर तो बयान हो रहा है, बरामदे में झुंड बनाकर मुंडियां निकाल निकाल कर ताक झांक कर रहे हैं। सऊर तो तुम लोगों को जिंदगी भर नहीं आने का, पर समझ लो एसपी साहब के सामने देहाती मामला नहीं चलने का। जो पूछे उसी का जवाब देना, इधर उधर की फालतू बात एकदम नहीं। एसपी के सामने फिर से बयान देना होगा। यह जब से यह सुना जोगेश्वर साहू का दिल तो तभी से धक धक कर रहा था। थानेदार की बार बार हिदायतों से उसे लगने लगा जैसे उसकी दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी। जिंदगी में कभी तो थाना पुलिस का काम नहीं पड़ा और आज सीधे एसपी के सामने ही खड़ा होना पड़ रहा है। बैठे बिठाए कहाँ की मुसीबत गले आ पड़ी। पता नहीं किस बुरी साइट में विशु की लाश देख ली। तभी जीप की आवाज सुनाई दी। थानेदार एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। एसपी साहब के उतरते ही कड़क थानेदारी सैल्यूट मारा। एसपी साहब के साथ 3 कांस्टेबल भी आए। सक्सेना ने माहौल को भांपते हुए चारों ओर एक नजर दौड़ाई। नहीं, किसी तरह का तनाव या सरगर्मी की गंध तो नहीं है हवा में। दूर बैठी भीड़ को देकर पूछा, क्या इतने लोगों के बयान होने आज? नहीं सर, बयान तो केवल 4 के ही होने हैं। फिर जरा हिचकिचाते हुए बोला, तमाशबीनों के जुटने के लिए सख्ती से मना किया था, पर ये देहाती लोग हैं ना सर। सक्सेना ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया थानेदार को। सक्सेना के साथ आए कांस्टेबल ने जीप से फाइलें निकालकर अंदर मेज पर जमा दी। थानेदार बहुत अदब के साथ सक्सेना को भीतर ले आया। भीतर एक कोने में चाय का सारा इंतजाम था, बहुत कायदे वाला टी सेट, साथ में बिस्किट, नमकीन और मिठाई। सक्सेना जब बैठ गए तो थानेदार ने झुककर बहुत अदब से पूछा, पहले थोड़ा चाय पानी हो जाए सर। इस समय यह काम का समय है या चाय पानी का? सक्सेना के तेवर भी भीतर ही भीतर सक्सेना के तेवर से भीतर ही भीतर सकपका गया थानेदार। ना अभी क्या बदलता मौसम है तो गले में इतनी खराश है, बोलते बोलते ही जाम हो जाता है गला। जिनके बयान होने हैं वे लोग आ गए सब, तब काम शुरू किया जाए सर। और सब तो आ गए, पर वो बिंदा है ना, थोड़ा हकलाने से लगा थानेदार। वो क्या बताऊं सर, बहुत ही सिरफिरा आदमी है। 2 बार आदमी भेजकर कहलवा दिया पर नहीं आया। आप हुक्म करें तो पकड़वा कर मंगवा लें, खेत पर मिल जाएगा अपने। वो तो सख्ती न करने का हुक्म था, वरना किसी के साथ किसी भी तरह की सख्ती नहीं बरती जाएगी, समझे। सक्सेना ने बहुत ही ठंडे लहजे में आदेश को एक बार फिर दोहरा दिया। उनके अपने भेजे में दा साहब का आदेश चिपका हुआ था। देखो सक्सेना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती या सख्ती ना हो, मिठास से पेश आओ, लोगों में हिम्मत और हौसला जगे भी अपनी बात कहें, बिना डर के कहें, खुलकर कहें। गांव वालों को लगना चाहिए कि उन्हें बोलने का पूरा मौका मिला। बहुत तसल्ली होती है अगर बात कहने का मौका मिले तो, और हमें लोगों का विश्वास जीतना है। और सक्सेना ने भी तय कर लिया कि मिठास से पेश आएगा, विश्वास जीत कर ही जाएगा। जोगेश्वर साहू को बुलाओ। आदेश के साथ ही चौकीदार नाम गुहारता हुआ बुलाने चला गया। थोड़ी देर में जोगेश्वर साहू थरथराता हुआ भीतर घुसा और कांपते हाथों से ही उसने नमस्कार किया। देखिए गांव के भोले भाले लोग हैं, वो तो पैसी पुलिस के नाम से डर जाते हैं, और उसमें भी फिर एसपी। सक्सेना ने एक बार ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना किया और फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। नाम, उम्र और पेशे की खाना पूर्ति करने के बाद पहला प्रश्न आया, तुमने विशेषर की लाश किस समय देखी? जी यही कोई भोर 4:30-5 बजे का समय रहा होगा। उस समय तुम क्या करने गए थे? जी दिशा फरागत के लिए उस रास्ते से जाना पड़ता है।
तुम्हें दूर से कैसे पता चल गया कि पुलिया पर लेटा हुआ आदमी मरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा साहब, लग रहा था जैसे कोई सो रहा है। पुलिया के नीचे नाला है ना, मुझे लगा कि इस आदमी ने कहीं करवट ली तो गिर पड़ेगा नाले में, जाकर चेता दूं। पास जाकर देखा, अरे ये तो वीसू है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मरा हुआ है। मरने की बात तो तब पता चली जब जगाने के लिए मैंने उसे छुआ। कलम चल रही है सक्सेना की, खुद ही लिखेंगे सारे बयान बिल्कुल अपने हाथ से। मैं तो भला करने गया था सरकार, और मैं ही फंस गया। पर सच कहता हूँ साहब, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो ना विशु से कुछ लेना देना है, ना विशु की मौत से। जितनी भी बात पूछी जाए उसी का जवाब दो, लिखते ही सक्सेना ने कहा। लिखते लिखते सक्सेना ने कहा, हाँ, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं। थानेदार ने घुड़का तो सक्सेना ने डंडे के हल्के से इशारे से उसे चुप करा दिया। संकेत पाते ही थानेदार सहम कर अपने में सिमट गया। विशु को जानते थे तुम? हाँ, गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं। बड़ी कातरता और बेबसी से जोगेश्वर ने कहा, मानो विशु को जानना भी कोई अपराध। किस तरह का लड़का था वह? अरे एकदम सिरफिरा साहब, हम तो कहें कि सारे गांव के लिए बला था ससुरा। सक्सेना ने सिरफिरा को रेखांकित किया। सिरफिरा से तुम्हारा क्या मतलब, पागल था? सक्सेना ने नजरें जोगेश्वर के चेहरे पर गड़ाकर पूछा। नजरों के पैनेपन से ही हकबक आ गया जोगेश्वर, गले से आवाज ही निकली, बोलो बोलो। सक्सेना ने हौसला बंधाते हुए पूछा, पागल लगता था तुमको वह? पागलपन के आसार नजर आते थे तुमको उसमें? और क्या, पागल ही तो था सरकार। आप ही सोचिए, जिसका दिमाग ठीक होगा वह कुछ काम धाम नहीं करेगा, धंधा रोजगार नहीं करेगा, सो सब कुछ नहीं। वहां हरिजन टोला में घुमा करता था आवाराओं की तरह। यह किसी समझदार और अच्छे आदमी का काम है भला? पागल और आवारा रेखांकित। जब तुमने लाश देखी तो आसपास किसी को भी आदमी को देखा था घूमते टहलते या कुछ करते? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा था। निपट सन्नाटा था वहां। कोई चीज देखी थी वहां, जैसे कोई डंडा, चाकू, पिस्तौल या ऐसी कोई चीज जिससे मारा जा सके आदमी को? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। हम क्यों छानबीन करेंगे इतनी? अच्छा, लाश को देखने के बाद तुमने किया क्या? करता क्या साहब, मैं एकदम डर गया। उल्टे पैरों लौटकर उसके बाप को खबर दी, फिर जैसे अपने को ही कोसते हुए बोला, बेकार ही अपने को फंसाया। चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर डर के मारे। थानेदार ने आंखों से ही घूरा तो वाक्य अधूरा ही छूट गया। उसके बाप के घर जाते समय रास्ते में तुम्हें कोई नहीं मिला? नहीं साहब, कोई नहीं मिला। कुछ सोच में पड़ गए सक्सेना। दो क्षण चुप रहकर वे केवल जोगेश्वर को घूरते रहे। नजर के इस पैनेपन से जोगेश्वर को भीतर ही भीतर कपकपी सी छूटने लगी। उसने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। उसके बावजूद वह अपने चेहरे पर सक्सेना की नजर की चुभन महसूस करता रहा। उसके पैर थरथराते रहे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जानकारी में गांव में किसी से उसकी दुश्मनी थी? जोगेश्वर के मन में आया कि कह दे, आधा गांव तो दुश्मन बना रखा था ससुरे ने। इसको उससे लड़ाना, उसको इससे लड़ाना, और काम ही क्या था उसका? अच्छा भला काम करते मजदूरों को भड़काया करता था सारे दिन। पर जैसे ही नजर सक्सेना की नजरों से मिली, आवाज जैसे भीतर ही भिज गई। बोला जी नहीं, बोला ही नहीं गया कुछ। सच सच बोलो और साफ साफ बोलो, डरने की कोई बात नहीं। गांव में किसी से दुश्मनी थी उसकी? सक्सेना की तरफ से आश्वासन मिलते ही जोगेश्वर के मन में एक क्षण को जोरावर का नाम कौंधा जरूर, पर अदृश्य लाठियों ने टिकने नहीं दिया इस नाम को। हिम्मत बांधकर इतना ही कहा, हमने कहा ना साहब, हमें उसके बारे में नहीं मालूम। ऐसे आवारा लोगों से हम तो दूर ही रहते हैं साहब, बहुत दूर। हाँ साहब, हमें नहीं मालूम। मैं तो वैसे भी दूसरों के मामले में पड़ता ही नहीं। परचून की छोटी सी दुकान है, बस घर से दुकान, दुकान से घर, यही कुल जमा जिंदगी है। अपन खुश हैं अपनी जिंदगी से, चैन से खाता, चैन से सोता हूँ। मैं तो कहता हूँ सब लोग अपने अपने धंधों से लगे तो कैसा मन चैन हो जाए सब तरह। अपनी अपनी बात सुलटो भाई, पागल कुत्ते ने काटा है जो दूसरे की बात में टांग। कुछ नोट करते करते सक्सेना का डंडा हवा में हिला और जोगेश्वर की जवान की लगाम खिंच गई। अच्छा तुम जा सकते हो, पर गया नहीं जोगेश्वर। हाथ जोड़कर रिरियाता वो बोला, हम आपसे फिर कह रहे हैं सरकार, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप तो हमारे माई बाप हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम बेकसूर हैं। अब आप ही सोचिए साहब, हम नियम से पूजा पाठ करने वाले आदमी, आप हमारा विश्वास करिए। संकेत पाते ही थानेदार ने धीरे से बांह पकड़कर जोगेश्वर को बाहर किया, पर बाहर जाते जाते भी उसने बड़ी ही कातर और याचना भरी नजरों से सक्सेना को देखा। थोड़ी देर तक सक्सेना कुछ लगते रहे। जैसे ही उन्होंने फाइल पर से नजर उठाई, थानेदार के चेहरे पर 2.5 इंची मुस्कान लपेटकर बर्फ का ठंडा पानी पेश किया। पानी पीकर गिलास वापस थमाते उन्होंने पूछा, कैसा आदमी है ये जोगेश्वर? एकदम गऊ है सर, बहुत भोला और शरीफ आदमी है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सबसे दूर, थोड़ा डरपोक जरूर है। जब से सुना महेश शर्मा को बुलाओ। थोड़ी देर बाद महेश शर्मा हाजिर हुआ। शहरी लिबास, शहरी अदा। सक्सेना ने पहले ऊपर से नीचे तक महेश शर्मा को अपनी नजर में समेटा। पूछा, आप यहाँ के तो नहीं मालूम पड़ते मिस्टर शर्मा? जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। किस सिलसिले में? अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में, गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल पर। ठीक है, यानी जातिवाद की समस्या पर शोध कर रहे हैं। सक्सेना की कतई दिलचस्पी नहीं है इस विषय में। बातचीत में ही बीच में ही तोड़कर पूछा, कब से हैं आप यहाँ पर? कोई 1.5 महीना हुआ। विशेषर से कैसे परिचय हो? अपने काम के सिलसिले में हम गांव के अलग अलग लोगों से मिलते थे, तभी हुआ। हम लोग कौन? जी हाँ, एक साथी और भी है, अखिलन रामचंद्रन। वो कहा है, माँ की बीमारी का तार पाकर वह घर चला गया।
महेश बाबू का साथी कौन है? अखिलन रामचंद्रन। हाँ, सुनते हैं विशु आपके घर रोज आया करता था, शाम में उसकी आपके घर ही गुजरती थी, नजरें महेश बाबू के चेहरे पर गड़ा दी सक्सेना ने। तो हम देख रहे हैं कि एसपी साहब चारों लोगों के बयान ले रहे हैं। दूसरे नंबर का बयान आज चल रहा है, बाकी लोग अपने अपने बयान में क्या कहते करते हैं, स्पेशली बिंदा। इसको देखेंगे हम कल की कक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग कृपया करके वीडियोस को लाइक करिए। नया चैनल है, अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे तो ये चैनल आगे कैसे बढ़ेगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो हमारा चैनल है हिंदी नेटशाला, उसको भी ज़रूर उसकी प्लेलिस्ट चेक करें। आपको पूरी हिंदी साहित्य की विषय सामग्री वहाँ मिल जाएगी, चाहे जो कोई भी किताब वगैरह आप देखना चाहते हो। मिलती हूँ पुनः, धन्यवाद।